हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल द मिस्टीरियस फैक्ट्स। मैं हूं अर्निक और मैं आज फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कंज्यूरिंग पार्ट 3 मूवी आ चुकी है और आज हम लोग इसी मूवी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस मूवी को अच्छे से समझेंगे और इसके ऊपर रिव्यू करेंगे। मूवी की स्टोरी बहुत ही अनोखी है, ऊपर से इस मूवी की स्टोरी सच्ची घटना से जुड़ी है तो इसके साथ थोड़ा ज़्यादा मसाला ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो ही जाती है। तो मूवी की स्टोरी पूरी जानने के लिए वीडियो की लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। पर वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हॉरर मूवीज़ रिलेटेड ऐसे ही मिस्टीरियस स्टोरीज आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा चलते वीडियो की तरफ। दोस्तों, द कंज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट, और जिसे हम लोग कंज्यूरिंग 3 मूवी नाम से जानते हैं, ये मूवी इंडिया में रिलीज़ हुई थी 4 जून 2021 में। इस मूवी के डायरेक्टर है माइकल केब्स। IMDb इस मूवी को 6.3 रेटिंग दिया है। इस मूवी की रिव्यू या फिर इस मूवी को देखने से पहले आपको इस चीज़ से वाकिफ़ रहना ज़रूरी है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1981 में घटी इस घटना के ऊपर तहकीकात करने के लिए फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन को ही बुलाया गया था और यहीं से कहानी शुरू होती है। मूवी की स्टार्टिंग में ही हम लोग देखते हैं कि घर के अंदर एड और लॉरेन के साथ घर के बाकी सब मेंबर्स भी बैठे रहते हैं। घर का हालत पूरा बिखरा हुआ रहता है, दीवारों पे पंजे का निशान और ज़मीन पे टूटे हुए कांच पड़े रहते हुए हम लोग देख पाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। यह है डेविड, एक 10 साल का लड़का जिसके साथ इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है। यह है डेबी ग्लाजेल, डेविड की बड़ी बहन, और यह है मिस्टर और मिसेस ग्लाजेल, जिनके रोल्स इस मूवी में उतना ही है जितना सलमान भाई के मूवीज़ में फिजिक्स की लॉजिक्स मतलब शून्य। और यह है अर्नी, ये डेबी की बॉयफ्रेंड है और मैक्सिमम टाइम ग्लाजेल फैमिली के साथ ही बिताते हैं। फिर अगले ही सीन में हम लोग अर्नी को देखते हैं डेविड को सुलाने की कोशिश करते हुए। डेविड को सुलाने के बाद अर्नी जब ड्राइंग रूम में वापस आए तब हम लोग देख पाते हैं कि एक प्रीस्ट घर के बाहर खड़े रहते हुए उस घर को डर से देख रहा है। फिर उसके अगले सीन में डेविड को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो आवाज़ का पीछा करते करते बाथरूम तक चला जाता है। बाथरूम में डेविड के साथ कुछ डरावनी घटना घटी और जब डेविड डर से चिल्लाने लगे तब नीचे ड्राइंग रूम में बैठे हुए सब लोग जल्दी डेविड के पास चला गया, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। डेविड तब तक पोजेस्ड हो जाता है और सबको मारने की कोशिश करते हैं। उस 10 साल के बच्चे को तब संभालना बहुत ही मुश्किल भरा काम हो गया था। एड किसी तरह डेविड को बाजू में पकड़े नीचे ड्राइंग रूम में ले आते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि डेविड एक ऐसी खतरनाक रूह के बस में है जो डेविड को बहुत बुरी तरह तकलीफ दे रहा था और वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका था। इन दौरान अर्नी एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन ले लेता है। डेविड को बेकाबू और तकलीफ में देख के अर्नी उस रूह को रोकने के लिए अपने अंदर बुला लेता है। फिर कुछ वक्त के लिए सब कुछ शांत हो जाती है और कुछ वक्त के लिए ही सही पर ग्लाजेल फैमिली में फिर से शांति लौट आती है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एड बुरी तरह घायल होकर हॉस्पिटल में एडमिट है, जो कि ग्लाजेल फैमिली में डेविड को संभलने के वक्त इंजर्ड हो गए थे। इधर ग्लाजेल फैमिली में अर्नी भी एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। अर्नी के साथ देवी की शादी ऑलमोस्ट फिक्स्ड हो चुकी थी और दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे अपनी शादी को लेकर। इन दौरान हम लोग देख पाते हैं कि अर्नी के ऊपर उस काली रूह ने अपना पंजा धीरे धीरे गड़ा रहा था। अर्नी उस काली रूह से दूसरी बार रूबरू हुआ ग्लाजेल फैमिली पे ही, और यहीं से अर्नी के ऊपर सिलसिला शुरू हो जाती है। इसके बाद हम लोग अर्नी को एक पेड़ काटते हुए देख पाते हैं। अचानक ही अर्नी को ऐसा फील होता है कि कोई उसे घर के अंदर से देख रहा है, पर जब मुड़ के देखा तब कोई नहीं था वहाँ पे। पर इस घटना के बाद अर्नी का ध्यान थोड़ा भटक जाता है और उसके हाथ से सर्कुलर मशीन गिर जाती है और यहाँ हम लोग देख पाते हैं कि एक भयंकर हादसा होते होते रह जाती है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं अर्नी डेबी के साथ उसके मकान मालिक का घर जाता है। यहाँ अर्नी को थोड़ा डरा सहमा सा लगता है और वो कुछ अच्छा फील भी नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल गुमसुम सा हो जाता है। बाद में जब उसका मकान मालिक उसे पार्टी करने के लिए फोर्स कर रहा था तब तक अर्नी बिल्कुल अपना आपा खो बैठा था और उसका दिमाग कोई और ही कंट्रोल कर रहा था। वो अपना मकान मालिक को ही एक बुरा आत्मा समझ रहा था और अनजाने में गलती से वो अपना मकान मालिक का ही कत्ल कर देता है। खून में लथपथ अपना होश खो बैठा अर्नी जब रास्ते से चल रहा था तब एक पुलिस ने उसे रोका और तभी उसका होश वापस आ जाती है।
और वो पूरा शॉक में रहता है कि अनजाने में ये एक्सीडेंट कैसे हो गया। बहरहाल इसके अगले सीन में आर्नी और डेबी के साथ लॉरेन को एक इंटरोगेशन रूम पे देख पाते हैं। तब तक एड भी अपने इंजरी से ठीक होके हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं। फिर एड, लॉरेन और डेबी जाते हैं एक लॉयर के पास जो आर्नी का केस लड़ रहा था। वो लोग उस लॉयर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि आर्नी बेकसूर है, वो किसी और के बस में आकर इस घटना को अंजाम दिया है। फिर एड और लॉरेन के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज आके खड़ी हो जाती है कोर्ट के पास प्रूफ देने का कि वाकई में आर्नी पोजेस्ड है और उससे अनजाने में इस मर्डर को करवाया गया है। एड और लॉरेन अच्छे से इस बात को जान जाते हैं कि उनके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही आर्नी का जान डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कोर्ट को स्पिरिट्स की एग्जिस्टेंस के बारे में यकीन दिलाना एक नामुमकिन के बराबर काम था। जो भी हो, उन लोगों ने अपना जी तोड़ मेहनत शुरू किया इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। उन लोगों ने शुरुआत से ही शुरू किया जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। ग्लेजल फैमिली से पूछताछ के दौरान वो लोग जान पाए कि 5 महीने पहले जब ग्लेजल फैमिली उस घर पे शिफ्ट किया था, तब शिफ्ट करने के दौरान पहले दिन ही उन लोगों के साथ एक हादसा हो गया था। खास करके वो हादसा हुआ था डेविड के साथ। शिफ्टिंग के दौरान डेविड जब अपना सामान रखने के लिए अपने रूम पे गया था, तब उसे एक अजीब सा बेड मिला था जिसकी ऊपरी हिस्सा एक प्लास्टिक का चादर था और उसके नीचे पानी भरा हुआ था। इस चीज़ से डेविड बहुत उत्साहित हो जाता है और उस बेड के साथ खेलने लगता है। पर अचानक ही बेड के अंदर से एक हाथ बाहर आती है और डेविड का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है। डेविड जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ा के डर से चिल्लाने लगता है। इस चीज़ से डेविड को बहुत सदमा पहुंचता है। इस पूरी घटना को सुन के एड और लॉरेन उस रूम पे गया जहाँ वाटर बेड रखा हुआ था। उन लोगों ने छानबीन करके उस रूम के अंदर जहाँ वो बेड रखा हुआ था, उसके बिल्कुल नीचे की बेसमेंट में एक बहुत पुराना थैली देखा जिसके अंदर से एक अजीब सा दिखने वाला एक हड्डियों का ढांचा निकल आया। ये एक काला जादू से जुड़ी चीज़ थी जिससे डेमोन को बुला के किसी का भी माइंड कंट्रोल किया जा सकता था। लॉरेन डेवी से कहती है कि ये चीज़ कर्स्ड है और ये काम किसी ने जानबूझकर किया है। कोई अपने काला जादू में सफलता पाने के लिए इस काम को अंजाम दिया है। ये सब कुछ देख के उन लोगों के साथ जो प्रीस्ट रहता था, उन्होंने एड और लॉरेन को कास्टनर नामक एक व्यक्ति से मिलने की सलाह दी। कास्टनर एक एक्स प्रीस्ट है जो कि अभी ब्लैक मैजिक्स को लेकर चर्चा करते हैं, तो शायद वो कुछ हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। उसके अगले ही दिन एड और लॉरेन निकल पड़ते हैं फादर कास्टनर से मिलने के लिए। फादर कास्टनर चर्च छोड़ने के बाद अकेले ही एक कंट्री साइड पे रहता था। उन लोगों का स्वागत कुछ खास नहीं हुआ क्योंकि फादर कास्टनर उतना खुश नहीं थे जब एड और लॉरेन को वहाँ देखा तो। बहरहाल उन लोगों ने उस काला जादू वाला चीज़ की तस्वीर फादर को दिखाई, पर फादर उसमें कुछ खास हेल्प नहीं कर पाए। फिर उसके अगले सीन में किसी को ब्लैक मैजिक्स की प्रिपरेशन करते हुए हम लोग देख पाते हैं। उस काला जादू के सामग्री में आर्नी का एक तस्वीर भी हम लोगों को दिखने को मिलता है और बेचारे आर्नी के ऊपर जेल में ही फिर से काला जादू का अटैक हो जाती है। ये चीज़ असल में आर्नी को अंदर से तोड़ने का काम कर रहा था। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पुलिस स्टेशन से एक बहुत ज़रूरी बुलावा आता है एड और लॉरेन के लिए। पुलिस को एक बहुत बड़ी क्लू मिलती है इस मर्डर केस से रिलेटेड। हाल ही में एक मर्डर केस सामने आया था जिसमें केटी नाम की एक लड़की को सेम तरीके से एक नाइफ से 22 बार स्टैब किया गया था। उस दिन केटी अपने एक फ्रेंड जेसिका के साथ जंगल में घूमने के लिए गई थी, पर इस मर्डर के बाद जेसिका लापता हो गई थी। किसी को जेसिका की बॉडी नहीं मिल रही थी और गौर करने वाली बात यह है जिसके ज़रिए पुलिस अर्ने और जेसिका की मर्डर केस को रिलेटेड मान रहा था, वो थी उस काला जादू करने वाली चीज़। वो सेम हड्डी का ढांचा जेसिका के रूम से भी पाया गया था। इस घटना के बाद पुलिस डेप्यूटी को लगा कि एड और लॉरेन शायद पुलिस की कोई हेल्प कर सकता है, क्योंकि एड और लॉरेन ऑलरेडी इस केस को लेके इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जो लोग पहले से ही कंज्यूरिंग सीरीज़ के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि लॉरेन के पास एक ख़ास तरीके की ताकत है जिसके ज़रिए वो स्पिरिट्स की दुनिया में जा सकती है। लॉरेन अपनी इसी ताकत को इस्तेमाल करके जेसिका की बॉडी ढूंढने में पुलिस की मदद करती है। लॉरेन की इस खासियत को देख के पुलिस डेप्यूटी पूरा शॉक हो जाता है और वो कहीं ना कहीं ये यकीन कर लेता है कि इस केस में सच में कोई स्पिरिचुअल ताकत की इन्वॉल्वमेंट है। उधर आर्नी को हम लोग देखते हैं कि उसका हालत दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था। वो ना तो कुछ खा पा रहा था और नहीं सो पा रहा था। अंदर ही अंदर वो किसी चीज़ से जूझ रहा था।
वो चीज़ उसे बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी और उसे सुसाइड करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। बेचारा आर्नी इस चीज़ को ना किसी को समझा पा रहा था और ना ही किसी को बता पा रहा था। एक अजीब सा घुटन और दर्द में जी रहा था। एड और लॉरेन समझ जाते हैं कि आर्नी को बचाने का समय अब बहुत कम है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं एड और लॉरेन जाते हैं एक मॉर्ग पे जहाँ जेसिका की बॉडी रखी हुई थी। उन लोग ये पता लगाने के लिए गए थे कि कौन जेसिका को ये काम करने के लिए मजबूर किया था। यहाँ लॉरेन अपनी साइकिक पावर के जरिए उस काला जादू करने वाले से कांटेक्ट कर पाती है। लॉरेन यहाँ देखती है कि वो काला जादू करने वाली औरत आर्नी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि उसकी वो कर्स कंप्लीट हो पाए। वो औरत अब पूरा इंटेंशन में थी कि आर्नी सुसाइड कर ले और आर्नी भी उसकी बस में आकर ऑलमोस्ट अपना हाथ काटने ही वाला था कि तभी लॉरेन अपनी साइकिक पावर से उसे रोक लेती है। पर वो औरत भी काला जादू में माहिर थी। उसे भी पता चल जाती है कि लॉरेन उसके दिमाग में झांक सकती है, तो उसने भी लॉरेन के दिमाग के साथ खेलना शुरू किया। उस औरत ने अपने काला जादू से मॉर्ग में रखी एक डेड बॉडी को जिंदा कर देती है और एड और लॉरेन के ऊपर उस डेड बॉडी के जरिए हमला कर देती है। फिर जैसे तैसे एड और लॉरेन उस मॉर्ग से बच के निकल आते हैं। पर वो औरत जानती थी कि लॉरेन और एड के रहते उसका ये रिचुअल कभी पूरा नहीं हो सकता, तो उसने पहले अपने रास्ते का कांटा एड और लॉरेन को हटाने की डिसीजन ली। वो छल से एक काला जादू की चीज़ एड लॉरेन के घर पहुंचा दी जिससे वो एड का दिमाग कंट्रोल कर सके। पर उसकी ये कोशिश नाकामयाब रहती है। एड को वो काला जादू वाली चीज़ मिल जाती है जिससे उसका दिमाग कंट्रोल किया जा रहा था और वो चीज़ वही सेम चीज़ थी जिसे डेविड और जेसिका के रूम में पाया गया था। ये सब कुछ देख के उन लोगों ने ठान लिया कि अगले दिन तक इस काम को ख़त्म करना है। इस रिचुअल्स के दौरान आर्नी बेकाबू हो सकता है, इसीलिए डेबी के साथ एक फादर को आर्नी के पास भेज दिया गया। फिर लॉरेन कुछ चीज़ जानने के लिए फादर कास्नर के पास गई। तब तक एड और उनके एक टीम मेंबर जब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो औरत एग्जैक्ट कौन सी जगह पे रहती है, तब उन लोगों ने देखा कि ये फादर कास्नर की घर ही है जहाँ से वो औरत अपनी रिचुअल्स कर रही थी। ये देखकर एड बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि वहाँ लॉरेन अकेली थी। एड जल्दी से एक गाड़ी लेके फादर कास्नर के घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर लॉरेन फादर कास्नर से बात करके समझ जाती है कि फादर इन सब के बारे में पहले से ही जानता था। फादर यहाँ कन्फेस करता है कि वो औरत जिसका नाम इसला है वो असल में फादर कास्नर का ही बेटी थी। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी, तो फादर अपने बेटी को पालने के लिए चार्ज छोड़ना बेहतर समझा था। पर इसला जितनी बड़ी होती गई उतना ही काला जादू में इंटरेस्ट लेने लगी और एक दिन इसी नशे में वो घर ही छोड़ दी थी। फिर बहुत दिनों के बाद जब इसला घर लौटी तो फिर से बेटी को ना खो दे इसी डर से फादर किसी को कुछ जानने नहीं दिया। पर अब जब फादर इसला की इंटेंशन जान चुका है तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फादर लॉरेन को बताते हैं कि उस रिचुअल को ख़त्म करने का एक ही तरीका है और वो है जिस टेबल के ऊपर रिचुअल्स की सभी सामग्री रखा हुआ है उसे तोड़ना पड़ेगा। ये कह के वो लॉरेन को उस जगह तक पहुंचने का रास्ता दिखा देता है। इसला अपने ही फादर को उसके खिलाफ साजिश करते हुए देख के बहुत गुस्सा हो गई थी। गुस्से में आकर वो अपने ही फादर का कत्ल कर देती है। इन दौरान रिचुअल के प्लॉट तक लॉरेन पहुंच जाती है और तब तक एड भी फादर के हाउस पहुंच जाते हैं। अब चारा ना देख के इसला लॉरेन के ऊपर डायरेक्ट हमला बोल देती है, पर लॉरेन उसके चंगुल से बच के निकल जाती है। अब इसला एड को अपने हथियार के रूप में यूज़ करती है। एड को अपने बस में कर लेती है और लॉरेन को मारने के लिए मजबूर करते हैं। तब तक इसला अपना रिचुअल शुरू कर देती है। वो पूरी कोशिश करती है हॉस्पिटल में एडमिट आर्नी सुसाइड कर ले ताकि उसकी रिचुअल कंप्लीट हो जाए और वो डेमन को संतुष्ट कर पाए। पर लॉरेन एड की होश वापस ला पाती है और तब एड एक ही हैमर में उस रिचुअल की सामग्री को तोड़ देता है। ये तोड़ते ही इसला आर्नी के ऊपर से पूरा कंट्रोल खो देती है और उसका रिचुअल अधूरा ही रह जाता है। पर इसला डेमन को बुलाने के लिए एक सोल देने का वादा किया था, पर इसमें वो नाकामयाब रही थी और डेमन इसला को ही मार के उसी की आत्मा को ले जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आर्नी को 5 साल का सज़ा सुनाया जाता है और इसी 5 साल के अंदर जेल में ही डेबी और आर्नी की शादी हो जाती है और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस वीडियो की डायरेक्शन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं। टाटा बाय बाय।